हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यह देखा कि यूरोप और अमेरिका में किस प्रकार समाजशास्त्र का एक अलग समाज विज्ञान के रूप में, एक अलग विषय के रूप में उदय व विकास हुआ। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि सोशियोलॉजी नाम देने से पहले इसे क्या नाम दिया गया था, और यह भी हमें पता चल गया, स्पष्ट हुआ कि समाजशास्त्र के स्थापक और जनक कौन हैं। और आप लोगों को भली बात याद भी है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे माने जाते हैं, अगस्ट काम्टे हैं। और इसके अगली कड़ी यानी पार्ट 3 में, यानी समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास के पार्ट 3 में आज हम भारत में समाजशास्त्र की एक अलग समाज विज्ञान के रूप में उत्पत्ति व विकास किस रूप में, किन परिस्थितियों में हुई, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास के बारे में। भारत में समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से ही आया है, परंतु अन्य देशों की तरह भारत में भी कुछ ऐसे विद्वान व विचारक हुए हैं जिनकी रचनाओं में की गई व्याख्या में हमें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की कुछ झलक दिखती है। इनमें जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति इत्यादि प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उन कृतियों का स्वरूप, उनमें किए गए विश्लेषण बिल्कुल भी समाजशास्त्री नहीं है। यूरोप में, विशेषकर फ्रांस एवं इंग्लैंड में, समाजशास्त्र का उदय औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन भारत में औद्योगिक क्रांति जो है बहुत देर से प्रारंभ हुई, लेकिन समाजशास्त्र की उत्पत्ति पहले हुई है। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति में उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप होने वाले पश्चिमीकरण एवं आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूरोपीय शासकों एवं व्यापारियों ने अपने देश के मानवशास्त्रियों, प्रशासकों, इतिहासकारों एवं ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, जनजातियों, ग्रामीण समुदाय, संयुक्त परिवार, धर्म, साहित्य एवं संस्कृति अर्थात भारतीय सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों एवं भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया। उन अध्ययनकर्ताओं ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से समझने का प्रयास किया ताकि वे भारत पर सफलतापूर्वक अपना प्रभुत्व कायम कर सकें। और बल्कि यह भी देखा गया कि इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतविद या प्राच्यवेत्ता यानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था व संरचना की जानकारी व समझ रखने वाले पैदा हुए। इन विद्वानों द्वारा जो भारतीय समाज और संस्कृति का विवरण प्रस्तुत किया गया, उससे ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत पिछड़ा, प्राचीन, रूढ़िवादी, विचित्र एवं स्थिर सभ्यता एवं संस्कृति वाला देश है। प्रारंभिक पाश्चात्य विद्वानों की कृतियों ने बहुत सारे भारतीयों को भी अपने समाज और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा जगत में एक नए प्रकार की बौद्धिक क्रांति शुरू हुई। भारतीय शिक्षा प्रणाली का मकतब एवं पाठशालाओं से विश्वविद्यालय स्तर तक विस्तार भी हुआ। एम एन श्रीनिवास ने अपने एक लेख में, जो कि 1973 में उन्होंने लिखा था, इसमें उन्होंने कहा कि 1773 से 1900 ईस्वी तक के काल को
भारतीय मानवशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल माना जा सकता है। लेकिन समाजशास्त्र के विकास के इस प्रथम कालखंड को सही मायने में समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल नहीं माना जा सकता है, और बल्कि इससे असहमत के दो मुख्य कारण भी हैं कि जब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में जन्म लिया है, तो भारत में इसका उद्गम 18वीं शताब्दी में खोजना अवैज्ञानिक सा लगता है। और दूसरा जो कारण है वह है 19वीं सदी तक भारतीय समाज और संस्कृति पर जितने भी अध्ययन या काम किए गए हैं वे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अवैज्ञानिक या गैर समाजशास्त्रीय थे। वे अनेक मुख्य रूप से इतिहास, धर्मशास्त्री, साहित्य एवं निर्जात विज्ञान के अंग के रूप में देखे जा सकते थे। यानी जो भी उस समय अध्ययन किए गए थे, जो भी उस समय जो है काम किए गए थे, उसे इतिहास, धर्मशास्त्री, साहित्य एवं निर्जात विज्ञान के रूप में ही या उनके अंग के रूप में हम देखते हैं। समाजशास्त्र की स्थापना तो भारत में 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई है, जिसे बल्कि एम श्रीनिवास ने समाजशास्त्र के विकास का द्वितीय कालखंड और जिसे उन्होंने 1900 से 1950 ईस्वी तक माना है। और सही मायने में ये जो द्वितीय कालखंड ही ये जो द्वितीय कालखंड है समाजशास्त्र के विकास का प्रथम कालखंड है। इस कालखंड में समाजशास्त्र के क्षेत्र में मानवशास्त्रियों का काफ़ी वर्चस्व था, काफ़ी उनका बोलबाला था। पाश्चात्य विद्वानों की रचनाओं से प्रभावित जिन भारतीय बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ, उनमें से कुछ लोगों ने अन्य विषयों के अलावा भारतीय दर्शन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों में अपनी विशेष रुचि दिखाने लगे। प्रारंभ में तो मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र इत्यादि साथ साथ चल रहे थे, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न विषय एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होने लगे। मानवशास्त्र और समाजशास्त्र जो एक दूसरे से विशेष रूप से जुड़े हुए थे, वह भी एक दूसरे से अलग होने लगे। इसके बावजूद मानवशास्त्री समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप या अपना दखल देते रहे, जिसका अवशेष अब भी स्पष्ट रूप से भारतीय समाजशास्त्र में देखने को मिलता है। हालांकि बृजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र की पढ़ाई या अध्ययन एक ऐच्छिक प्रश्नपत्र के रूप में प्रारंभ की गई। बाद में इस विषय के साथ अन्य जो समाजशास्त्री या विचारक थे, जैसे राधाकमल मुखर्जी एवं विनय कुमार सरकार जैसे लोग इससे जुड़े। उन्नीस 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में के.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में मानवशास्त्र के विभाग की स्थापना हुई और 1926 ईस्वी में बी.एस. गुहा जैसे मानवशास्त्री इस विभाग से जुड़ गए। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानवशास्त्रियों के प्रभुत्व के कारण समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उभर नहीं सका या पनप नहीं सका। वैसे भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक प्रश्नपत्र के रूप में की गई। वहाँ 1919 ईस्वी में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया और पैट्रिक गेट्स, जो एक नगरीय समाजशास्त्री थे, इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और तब से ही यानी 1919 ईस्वी से ही भारत एक अलग विषय के रूप में
या भारत में एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र स्थापित हुआ और 1919 ईस्वी से भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। बाद में इस विभाग से जी.एस. घुरिये एवं के.एम. कपाड़िया जैसे लोग भी जुड़े, पर वे लोग मौलिक रूप से मानवशास्त्री थे क्योंकि उनका प्रशिक्षण इंग्लैंड के मानवशास्त्र के क्षेत्र में ही हुआ था। 1934 ईस्वी में जी.एस. घुरिये इसके विभागाध्यक्ष बने और जी.एस. घुरिये को ही भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सन 1919 ईस्वी से ही मुंबई विश्वविद्यालय में एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र स्थापित हुआ और तब से ही भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई 1921 ईस्वी में बी.एन. सील के प्रयास से यानी ब्रजेंद्रनाथ सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। कुछ ही दिनों बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र विभाग की भी स्थापना हुई, जहां डी.एन. मजूमदार जैसे प्रखर मानवशास्त्री ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। पुणे विश्वविद्यालय में इस विषय की स्थापना मानवशास्त्र के साथ 1938 ईस्वी में की गई, जिसकी प्रथम अध्यक्षा मानवशास्त्री इरावती कर्वे हुई। 1920 से लेकर 1950 ईस्वी के बीच मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र में कई वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन हुए। इस प्रकार समाजशास्त्र के विकास के तथाकथित दूसरे चरण की समाप्ति हुई। अब भारत में समाजशास्त्र अपने विकास के तृतीय चरण में 1951 ईस्वी में प्रवेश किया। इस चरण में बहुत सारे संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की पढ़ाई, अध्यापन शुरू हुई और शिक्षा जगत में बड़ी तेजी से समाजशास्त्र एक लोकप्रिय विषय के रूप में उभरने लगा। सन 1952 ईस्वी में जी.एस. घुरिये के द्वारा भारतीय समाजशास्त्री परिषद यानी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, वर्तमान में जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके माध्यम से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक शोध पत्र या जर्नल प्रकाशित होने लगा। कुछ दिनों बाद डी.एफ. पोकाक एवं लुई ड्यूमा जैसे प्रख्यात मानवशास्त्रियों ने कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया और आगे चलकर बिहार में पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में सन 1953 ईस्वी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई और इन्होंने कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन भी किया तथा समाज में प्रचलित जातीय मिथकों के आधार पर एक पुस्तक द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम की रचना किया। आगे चलकर 1955 ईस्वी में राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त किए गए। 1958 ईस्वी में सेवा मुक्ति के पश्चात इन्होंने लखनऊ में जे.के. इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी की स्थापना किया। इस प्रकार जो भी चर्चा हुई भारत में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास की, इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में किन परिस्थितियों से, किन दशाओं से गुजरते हुए एक अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास की जो अपनी इतिहास है उसका है, जो उसकी व्याख्या है, जो उसके शुरुआत की विभिन्न परिस्थितियां हैं, विभिन्न दशाएं हैं, इन सभी की व्याख्या हो चुकी है। आप और अब तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में, एक अलग समाज विज्ञान के रूप में इसकी स्थापना कैसे हुई और भारत में भी इसके उद्भव एवं विकास की जो इतिहास इसका रहा है, इसके बारे में भी आप सभी ने जान लिया और यह भी देखा आपने कि
भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।